अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासरिक। स्टूडेंट, हमारे पास जो यूनिट 6 है ना, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। अब यूनिट 6 हमारे पास जो वर्क एंड एनर्जी है, इसको हमने क्या करना है जी, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पहले मैं स्टेटमेंट समझा दूं, फिर मैं आपको उसकी रीड करके भी बताता हूँ। अब कह रहे हैं कि अगर एक बॉक्स हो, उस बॉक्स को आप 150 न्यूटन फोर्स से पुश करें, यानी 150 न्यूटन फोर्स आप उस पर लगाएं, तो जो बॉक्स है वो यहां से लेकर यहां पहुंच जाएगा। लाजमी बात है, इस पर फोर्स लग रही है तो वो कितना फासला तय करेगा, 5 मीटर का फासला, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कवर करेगा। तो अब हमसे वो पूछ ये रहा है कि अगर आप 150 न्यूटन फोर्स लगाकर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को तय कराते हैं एक बॉक्स को, तो बताएं कि आपने वर्क डन उस पर कितना किया, कितना उस पर काम किया है कि वो 150 न्यूटन फोर्स लगने से 5 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब पढ़ लेते हैं जी इसका प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो देखें उसने हमें क्या गिवन क्या दे दिया, फोर्स 150 दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस या डिस्टेंस दैट इज 5 मीटर है। तो इस पर कितना काम हुआ, वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। वर्क डन को W से, एफ फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इज इक्वल टू फोर्स कितने हमारे पास 150 है, जबकि मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 है। तो यूं हमारे पास जो आ जाएगा जी वर्क डन, इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 700 एंड जो 50 जाउल, 750, क्योंकि यूनिट क्या होता है, वर्क का जाउल होता है। तो यूं हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है स्टूडेंट, वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 3 की, तो उसमें कह रहा है अ 5 kg स्टील, नहीं सॉरी 2 की, तो प्रॉब्लम नंबर 2 की, अ बॉय वेगिंग 75 न्यूटन जंप्स अप एंड gains 300 joule of gravitational potential energy. Find the height to which the boy will rise. अब वो कह रहा है कि एक लड़का है जो क्या करता है, जंप करता है 75 न्यूटन। बॉय वेगिंग, यानी उस बॉय जो लड़का है उसका जो वेट है, तो वेट ऑफ द बॉय W इज इक्वल टू 75 क्या है जी, न्यूटन वेगिंग है उसका जी हमारे पास, यानी कि उसका वेट है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो जंप करता है कितना, अब ऊपर की जाने जंप करता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 300 जाउल, मतलब एक 75 न्यूटन का एक लड़का है, जंप करता है। जब जंप करता है तो लाजिम बात है वो जमीन से ऊपर चला जाता है। जब भी जमीन से ऊपर जाएगा तो लाजिम बात है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्योंकि वो एक खास पोजीशन के ऊपर है, यानी कि ज़मीन से एक हाइट के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर है। तो जब भी कोई बॉडी ज़मीन से ऊपर किसी पोजीशन पर होगी तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर वो मूव नहीं कर रही। तो हम उस पॉइंट की बात करें कि उसने एक जंप किया, और जिस जगह वो रुका और फिर नीचे आएगा ना, लाजिम बात जंप करता है, एक बंदा रुकता है फिर नीचे आता है, जिस जगह वो रुका ना, उस जगह हम बात कर रहे हैं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 300 जाउल है। फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज। अब वो कह रहे हैं बताएं कि वो जो बच्चा है उसने जंप किया है, तो उसकी अगर 300 जाउल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो बताएं कि वो कितनी हाइट तक गया है। तो हमने हाइट इनफैक्ट फाइंड करनी है। तो हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, वी नो दैट W इज इक्वल टू mg होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह आ जाएगी। ये जो mg है इसकी जगह हम क्या mg, क्योंकि W की इक्वल होता है, तो इस mg की जगह W आ गया, h ऐसे आ गया। अब क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये देखें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, वेट जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे डिवाइड कर दो, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, h। तो यूं हमारे पास जो h है वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 300 है, तो आपने 300 डिवाइड बाय जो वेट है वो कितना है, 75 है। तो अब हम इसे सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि जो लड़का है उसने जो जंप किया तो वो कितनी हाइट तक गया है, 300 डिवाइड बाय 75। तो h इज इक्वल टू कितना है जी, 4 मीटर तक क्या हुआ कि उसने जो जंप किया है, तो उसकी जो हाइट ऑफ बॉय हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ बॉय हमारे पास आ गया जी 4 मीटर। यानी उसने जो जंप किया है
तो वो 4 मीटर तक ज़मीन से ऊपर उसने जंप किया तब जाकर उससे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो 300 जॉल थी, जबकि उसका वेट जो था वो 75 न्यूटन था। तो इस तरह हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 3 की, प्रॉब्लम नंबर 3 का वो ये कहता है कि एक टावर है जो कि क्या है कि 12 मीटर क्या है उसकी हाइट है, यानी कि यूं बुलंद है, 12 मीटर उसकी हाइट है, यानी h इज इक्वल टू 12 मीटर है। उसके टॉप से एक स्टील का बॉल है, उसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। अब देखें जब ये बॉल यहाँ पे था तो क्योंकि एक खास पोजीशन के ऊपर था, तो इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि किसकी इक्वल होती है, mgh होता है। ठीक है, जब ये यहाँ पे रुका हुआ था तो एक पोजीशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी थी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ये यहाँ पर था। जब इसको छोड़ा गया तो ये बॉल जो है यहाँ से नीचे आके ये बॉल कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो लाजमी बात है यहाँ से जब नीचे की जानिब आया तो इसके अंदर जो है ना, अच्छा यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि मूव नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी इसको ग्राउंड को टच करने से थोड़ी देर पहले इसके अंदर जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो असल में ये हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि कभी भी जो एनर्जी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एक शक्ल से वो दूसरी शक्ल में एनर्जी हमेशा तब्दील होती रहेगी, एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। तो असल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही जो है यहाँ पे आकर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, क्योंकि साथ साथ काइनेटिक पोटेंशियल में तब्दील होगी। अगर इसके किसी इस पार्ट पर, अगर इस जगह का आप बात करें, बॉल यहाँ पे पहुंची हुई है, तो इस पॉइंट को आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों यानी कि दोनों होंगी। कुछ एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक में तब्दील हो चुकी होगी और कुछ अभी भी पोटेंशियल एनर्जी यानी होगी, क्योंकि एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, यानी जब इसको हम इस पॉइंट पर हम स्टेशनरी कंसीडर कर लें तो इस तरह हमारे पास क्या है कि हम थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि भाई 5 kg की, यानी कि ये जो स्टील बॉल है इसका जो वज़न है ये क्या है, 5 kg है, इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई टावर। What is kinetic energy of the ball on hitting the ground? With what velocity will it hit ground? अब कह रहे हैं एंड निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि एक बॉल को जब आप इतनी हाइट से क्या करोगे, 12 मीटर से ड्रॉप करोगे, तो ये बताएं कि जब बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड, कि किस एनर्जी से बॉल नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगी, टच करेगी, यानी जोर से लगेगी, वो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी। और ये बताएं कि वो जो नीचे आ रही है उसकी जो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो नीचे आके उसने ग्राउंड को हिट किया है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड। के दो चीजें है ना, जब ग्राउंड को कह रहा है हिट किया तो दो चीजें बताएं, कितनी काइनेटिक एनर्जी से उसने उस बॉल ग्राउंड को हिट किया, और जब हिट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये दो चीजें फाइंड करनी। और कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दे। लाज़मी बात है कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो इफेक्ट करता है, उसकी वेलोसिटी पे भी इफेक्ट करता है, तो जब वो काइनेटिक एनर्जी पे भी डेफिनेटली फिर इफेक्ट होगा। तो मैस ऑफ बॉल, स्टील बॉल m, उसने हमें 5 kg दे दिया, हाइट h 12 दे दिया, फाइंड क्या करनी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस। का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ से जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। देखिए यहाँ मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा वो इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, इसलिए पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में सेम होगी। इसलिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पुट कर दोगे, mgh, जस्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें। m की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 5 है, g आपके पास 9.8 होता है, और हाइट आपके पास क्या है जी, 12 है। अब इनको हम तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 12, 588 जो है इसमें हमारे पास पहला जो आंसर आ गया जी 588 जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 588 joule. The ball will hit the ground with 588 joule. That's all. यानी पहला पार्ट आपका हो गया।
नेक्स्ट वो बात करते हैं ना कि वेलोसिटी की, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की ही बात हो रही है तो हम काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है उसको अलग करेंगे, फार्मूला लगा दिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एम वी स्क्वायर, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 काइनेटिक एनर्जी के इस तरफ आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और वी स्क्वायर आ जाएगा। अब वी स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, और ये इस साइड भी लिख के इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के वी आ जाएगा, और 2 आपने ऐसे ही लिख देना है। काइनेटिक एनर्जी क्या है जो आपने अभी फाइंड किया, दैट इज 588, द एनर्जी विद विच द बॉल हिट द ग्राउंड, एंड एम कितना है आपके पास, क्या है, 5 है। ये हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करें कि 2 को 588 से मल्टीप्लाई करा दें, 588 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1176 डिवाइडेड बाय क्या कर दें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इसे 5 से डिवाइड भी करा देते हैं, डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड बाय 5, तो 235 कितना आ गया जी, v इज इक्वल टू 235.2 आ गया, 2 आ गया, सही है। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो भी है ना, हमें तो स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर रूट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट क्या लेंगे जी, 235.2 जो है वो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 15.33 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 15.33 या 3 लिख दें सिंपल, और ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका फाइनल आंसर। अच्छा, वेलोसिटी क्योंकि मीटर पर सेकंड में होती है तो आपने एम एस माइनस 1 लिख देनी है। तो यूँ हमारे पास द बॉल विल हिट द ग्राउंड विद 15.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। जब वेलोसिटी बॉल हिट करेगी ग्राउंड को तो उसकी इतनी वेलोसिटी होगी और इतना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। यही 2 चीज़ें पूछी थी, तो यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि अ 20 kg रॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। फिलहाल इधर तक इसको समझते। अब कह रहे हैं कि ये जो है ना 2 kg, ये कितना है जी, 2 kg का क्या है, एक रॉक है, पत्थर है, जो कि 20 मीटर टॉल बिल्डिंग से क्या किया गया है, उसको गिराया गया। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। अ 2 kg रॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, कि 20 मीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है, और उसके टॉप से क्या किया गया है कि एक रॉक को, एक पत्थर को, बड़े से पत्थर को क्या किया गया, गिराया गया है। वो क्या करता है, वो जो पत्थर है, रॉक है, वो यहाँ से लेकर बिल्कुल ग्राउंड को टच नहीं करती, बल्कि 15 मीटर, असल तो 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग से बिल्कुल नीचे ज़मीन पर नहीं आती, वो 15 मीटर का फासला तय करके यहाँ पे पहुँच गई है, जिसको हमने पॉइंट ए बी सी दे दिया कि ये रॉक थी जो यहाँ से गिरी और यहाँ पॉइंट बी पर आके अभी पहुँची है। तो इस पॉइंट पर असल में वो पूछ रहा है हमसे इस कि क्या होगा। तो अब देखें कि यहाँ पे क्योंकि ये जो रॉक है ये एक पोजीशन के ऊपर है, तो जब भी कोई चीज़ पोजीशन के ऊपर होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh होती है। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो यूँ नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब होगा क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी जब ये मूव करना शुरू करेगी तो ड्यू टू मूवमेंट उसके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन यही है कि ड्यू टू मोशन, तो जब ये मूव करेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक में, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो अब होगा क्या कि यहाँ से लेकर जब बॉल यहाँ पॉइंट बी तक पहुंचेगी तो जो टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी काइनेटिक में चेंज हो गई। यानी इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ पे जब पहुंचेगी तो काइनेटिक में चेंज हो चुकी होगी और कुछ अभी भी पोटेंशियल की फॉर्म में उसमें मौजूद होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि जितना लॉस होता है काइनेटिक पोटेंशियल में उतना ही गेन क्या हो जाता है। अगर 5 जो है काइनेटिक में क्या होगा, पोटेंशियल में लॉस होगा तो 5 काइनेटिक में गेन होगा, यानी 5 अगर लॉस हुआ तो 5 गेन होगा, यानी टोटल 5 सेम रहेगा। तो अब आगे क्या बात कर रहे हैं जी,
व्हाट इज काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज फॉलन 15 मीटर। अब कह रहा है कि जब ये जो रॉक है ये 15 मीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर तक इसको गिरेगी तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आई थिंक यही पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, की काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब रॉक 15 मीटर तक फॉल करेगी, यानी बिल्कुल ग्राउंड को टच नहीं कर रही, अभी ऊपर ही है। तो अब देखें जो गिवन है, मास ऑफ द रॉक 20 एट m इज इक्वल टू 2 kg है, हाइट फ्रॉम विच द रॉक इज ड्रॉप, कितनी हाइट है 20 मीटर है, क्योंकि भाई बिल्डिंग तो 20 मीटर बुलंद है ना, तो यहाँ से एच आई इसको इनिशियल हाइट जो है वो कितनी है 20 मीटर है। डिस्टेंस फॉलन, कितना फासला ये जो रॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक तय करके आई है 15 मीटर, तो d इज इक्वल टू 15 मीटर। फाइनल हाइट दैट इज एच एफ इज इक्वल टू एच आई माइनस डी, यानी कि जो एच आई जो इनिशियल हाइट थी जो कि हमारे पास कितनी थी 20 थी, उस 20 में से डी जो है वो क्या है, ये 15 डी, जो डी है ये डी की वैल्यू 15 है, वो तय किया। तो अब देखें हमारे पास जो इनिशियल हाइट थी वो 20 थी, डिस्टेंस उस रॉक ने कितना ट्रेवल किया 15, तो टोटल 5 मीटर हमारे पास जो फाइनल हाइट आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे इनिशियल हाइट है, यानी कि एच आई इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर। कैसे 20 माइनस 15 तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgf हो जाएगा। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो हमने क्या लिखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh। अब देखें m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, और 2.0 या 2 a की बात है। जी क्या होता है 9.8 होता है। एच एफ यानी फाइनल हाइट इसकी बात हो रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो एच इनिशियल हाइट थी ना, ये फाइनल कितनी है 5 है, तो इससे क्या कर दें 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 98 जाउल, यानी कि हमारे पास पहला जो आंसर आ गया जी 98 जाउल, यानी कि कौन सा ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी 98 जाउल आ गया। अब देखिए हमने सेकंड पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब बॉल ऐसे यानी कि वो रॉक ऐसे ऐसे मूव हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो जितनी एनर्जी पोटेंशियल कम होगी उतनी ही वो एनर्जी काइनेटिक में तब्दील हो चुकी है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब है कि पहले उसकी एनर्जी यहाँ पर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, ठीक है, तो इस पर उसकी क्या एनर्जी होगी mgf। तो लाजमी बात है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यही है कि जो इस पॉइंट पर a पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज mgi, और जो b पर पोटेंशियल एनर्जी mgf, तो वो आ गया ये। अब देखो जो इन एनर्जी में तब्दीली आई है वही तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वही तो कन्वर्ट होकर काइनेटिक में चेंज हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी। अब mg दोनों में कॉमन है तो आपने mg कॉमन ले लेना, तो आपके पास h i यानी इनिशियल हाइट और hf फाइनल। अब देखें m की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, g की वैल्यू 9.8 होता है, एच आई इनिशियल कितनी है, इनिशियल आपके पास 20 है, और फाइनल आपके पास क्या है जी 5 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.8 को हमने क्या करना है जी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 19.6 और ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि अब तो सॉल्व हो चुकी है। 15 बचेगा मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 20 में से 5 को निकाल दिया, तो इसी वैल्यू को आपने 15 से मल्टीप्लाई भी करा देना है, तो 294 जो है जाउल हमारे पास आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 294 जाउल जो है ये हमारे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी, कि ये वो एनर्जी है जो पोटेंशियल थी उसमें से टोटल पोटेंशियल एनर्जी में 294 जाउल काइनेटिक में तब्दील हो चुकी है। तो ये 294 लॉस हुई है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि चेंज हो चुकी है
काइनेटिक एनर्जी में, तो एनर्जी तो क्योंकि लॉस नहीं होती, जस्ट एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। यही वजह है कि जो 294 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में तब्दील हो चुकी है एट पॉइंट बी। तो यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, तो हमारा कंप्लीट हो गया ये भी प्रॉब्लम। अच्छा, तो प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करें तो कह रहे हैं, अ रॉकेट with a mass of 800 gram is launched vertically upward with an initial velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि एक रॉकेट है जिसका मैस जो है वो कितना है, 800 ग्राम है, जिसको हमने ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 में यानी कि एक केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैस जो है वो 0.8 केजी में आ जाएगा, यानी उसका बेसिक यूनिट में आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो रॉकेट की है वी, वो क्या है, 30 मीटर पर सेकंड है। ये चीज़ें वो दे रहा है। तो अब लाजमी बात है वो, क्योंकि ज़मीन से एक हाइट पर जा रहा है तो उस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी। तो फोर्स उसकी वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मैक्सिमम हाइट एक तो हमने फाइंड करनी है। आगे वो क्या कह रहे हैं, अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। अब कह रहे हैं कि फर्ज करें कि जब रॉकेट नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है तो उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर कर देना है और बताएं कि अगर 0.8 केजी का रॉकेट हो और वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हो तो वो कितनी हाइट तक क्या होगा, पहुंचेगा। तो अब लाजमी बात है कि एक रॉकेट ज़मीन से हरकत करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब जितनी जितनी हाइट पर जा रहा है तो ड्यू टू पोजीशन उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती जाएगी। तो जिस एनर्जी से वो मूव कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्योंकि साथ साथ वो वर्क हो रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब रॉकेट नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी। तो इस तरह लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर जो h है वो मैक्सिमम यानी हाइट की बात हो रही है, इसलिए मैंने h के साथ में mx का मतलब है मैक्सिमम। तो ये m से कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, ये हमारे पास जो g है h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके 2 के 1 के नीचे यानी डिवाइड हो जाएगा। v जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर, नीचे 2 है, ये g इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और h बच गया। अब h मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखिए v की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 इसी तरह आ गया, g की वैल्यू 9.8। तो अब हम देखें 30 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 900 आ जाता है। और नीचे 9.8 को आपने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 19.6। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 900 है उसको डिवाइड कर दो 19 पॉइंट किससे, 6 से। तो ये हमारे पास आ रहा है जी जो हाइट है मैक्सिमम वो आ गई हमारे पास 45.918। तो हम इसे लिख सकते हैं कि h जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 45.92 क्या कर लो मीटर लिख लो। तो ये हमारे पास जो पहला आंसर है उसने क्या कहा था कि मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच। तो आपने लिख देंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट द रॉकेट विल रीच इज 45.92 मीटर, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली, यानी कि वो हाइट तक पहुंचेगा। और ये तब पहुंचेगा जब हम इसको क्या कर देंगे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। एयर रेजिस्टेंस यानी कि हम नोट नहीं करेंगे, उसको जीरो लेंगे। आगे वो पार्ट बी में क्या करें, इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द रॉकेट ओनली राइजेस 25 मीटर। कह रहे कि अगर एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करते हैं तो आपका जो रॉकेट है वो 45.92 मीटर तक चला जाता है। लेकिन वो ये तो अज्यूम किया हुआ था, लेकिन होता यह है कि जो रॉकेट है कह रहे हैं कि अगर वो 25 मीटर तक जाकर रुक जाए, 25 मीटर तक जाए, तो कह रहे बताएं कि डिटरमिन द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, कि जो एयर रेजिस्टेंस रास्ते में थी उस पर जो वर्क डन हुआ यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी हुई उस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट,
वो वर्क डन कितना हमारे पास, यानी कि रिटर्न वर्क डन हमारा कितना होगा, वो हम देखेंगे, जो कि एयर रेजिस्टेंस की शक्ल में ख़त्म करने के लिए एयर रेजिस्टेंस को। अच्छा, तो पार्ट बी में स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि जो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए, जितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी ना, जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो ही असल में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट वो एयर रेजिस्टेंस हो। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमें कोई काम करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क के लिए हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जो इनिशियल एनर्जी होगी हमारे पास टोटल, लाजमी बात है, एक रॉकेट यहाँ से लॉन्च हुआ है और ये कहाँ तक पहुँचा है, 25 मीटर तक चला गया। तो जब यहाँ से उसने स्टार्ट किया था मूवमेंट, तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी थी, जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी कि उसका फार्मूला होता है, उसके अंदर का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो जब यहाँ पे ये पहुंचेगा रॉकेट, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज mgh होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, और जब यहाँ पे पहुंचा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो इसका मतलब है कि वो कुछ एनर्जी तो बच गई है ना, जो काइनेटिक से पोटेंशियल में पहुंची है, हमें यहाँ से एक एनर्जी मिल जाएगी, जो इसी का पार्ट होगा, इसमें से इसका कुछ हिस्सा होगा, और कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो चुकी होगी, जो कि यहाँ पर नहीं होगी। तो जो एनर्जी असल में लॉस हुई है ना, वही हमारा वर्क डन है। तो अब देखें, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस W हमने फाइंड करना है, जबकि हाइट हमारे पास कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से मूव करना उसने शुरू किया था, जब यहाँ पे पहुंचा तो उसके पास कितनी एनर्जी पीछे बच गई थी। तो m g की वैल्यू और h की वैल्यू, तो देखें यहाँ से जब वो यहाँ पे मूव किया तो उसके अंदर जो के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 196 जाउल है। तो हमें पता चल गया कि एनर्जी उसके अंदर, उसके पास फाइनली जब 25 मीटर हाइट पर वो रॉकेट पहुंचा तो उसके अंदर उसके पास 196 जॉल एनर्जी थी। अब हमने चेक करना है कि जब यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया था तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई वो कितनी थी। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड, दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड इनिशियली माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियली, आई से मुराद इनिशियली हाफ mv² होता है, 1/2। इसी तरह m की वैल्यू 0.8 है, और 30 जो है वो हमारे पास इसकी क्या है, वेलोसिटी है, जो कि दी हुई है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 को आपने क्या करना है कि 0.4 से मल्टीप्लाई करें। क्यों कि 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.8 के साथ तो 0.9 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे 900 से, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 360 जाउल। असल में जब जो प्रोवाइडेड एनर्जी थी वो कितनी थी, 360 joule energy was provided in the form of kinetic energy initially when the rocket start its journey, ठीक है, its flight। जब उसने फ्लाइट अपनी टेकअप की तो उस टाइम उसके पास 360 joule एनर्जी उसे प्रोवाइड की गई। लेकिन जब फाइनली वहां पे पहुंचा तो उसके पास तो सिर्फ एनर्जी रह गई 196 joule। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लॉस हुआ एनर्जी का। जो लॉस हुआ एनर्जी का वो किसी न किसी शक्ल में होगा हमारे पास, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो अब क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी प्रोवाइडेड दैट इज 360 joule माइनस फाइनल एनर्जी लेफ्ट दैट इज 196 joule। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है जी कुछ 164 समथिंग लाइक ऐसी कोई वैल्यू बचेगी। लेकिन अगेन हम चेक कर लेते हैं, 360 में से आपने 196 को माइनस करना है, 164 164 जाउल। सो उसने हमसे क्या पूछा था जी, 5 है ना, डिटरमिन वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, जो है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ये हमारे पास हो गया कि वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 164 जाउल। इतना वर्क डन होगा एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने पर, यानी इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उस एयर रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए। तो यूं 5 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, कह रहे a 2 horsepower electric motor gives energy to a system that lifts a load of 100 kg to the height of 10 meter in 1.5 second। अब कह रहे हैं
कि एक 2 हॉर्स पावर है, मोटर है, लाइक ऐसे कोई इधर मोटर लगी हुई है, कोई लोड है, लाज़िम बात है कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है और लोड कितना है जी, लोड कितना है बताया हुआ है 100 केजी, यानी 100 केजी का एक लोड है, जिसको मोटर क्या करती है, यो ऊपर की जानिब लिफ्ट करती है और कितनी हाइट तक लेके जाती है इसे, यानी इस लोड को अगर यहाँ से कितना है 10 मीटर तक उसको ले जाती है, देखिए कितना 10 मीटर हाइट तक ले जाती है और इस लोड को यानी कि यहाँ तक ले जाने के लिए, यानी 100 केजी को यहाँ तक ले जाने के लिए जो टाइम लगाती है वो 1.5 सेकंड लगाती है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये जो टाइम है इस वाले प्रॉब्लम में ये ठीक नहीं दिया हुआ है, मतलब इस डेटा में कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि जो एफिशिएंसी लेटर ऑन हम निकालेंगे वो हमारी कुछ बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी। तो एफिशिएंसी याद रखिएगा कि हमेशा 100 से कम ही होती है, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई ऐसी डिवाइस नहीं अभी तक इन्वेंट हुई कि जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट हो। लाइक सपोज अगर 75 में इनपुट दूंगा तो मेरा 75 आउटपुट नहीं आएगा, मेरे पास जो आउटपुट आएगा दैट इज़ एफिशिएंसी वो 75 से कम होगी, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी एनर्जी होगी, मेरा इनपुट होगा वो हीट की शक्ल में, एयर रेजिस्टेंस की या एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं उनकी वजह से लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर टाइम जो अभी वैसे बता रहा हूँ, लेटर ऑन मैं इसको जब पार्ट सी करूँगा तो आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अब हमसे वो पूछ क्या रहा है जी, पूछ ये रहा है सबसे पहले कि इनपुट वर्क एक तो कितना है, आउटपुट वर्क और एफिशिएंसी। तो आगे हम पढ़ते हैं जी इसका प्रॉब्लम। नंबर ए में कह रहे हैं कैलकुलेट इनपुट दैट इज वर्क डन बाय मोटर ऑन सिस्टम, कि आपने वो इनपुट बतानी है कि इस मोटर को कितना इनपुट दिया गया है कि इस मोटर ने इस वर्क जो लोड है इसको यहाँ तक, यहाँ से इधर तक पहुँचा दिया। और पार्ट बी जो है उसमें कह रहा है आउटपुट लोड लिफ्टेड बाय सिस्टम, कि आउटपुट ये बताएं कि जो लोड है वो सिस्टम ने जो लिफ्ट किया है वो आउटपुट कितना है वो बताना है, और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, कि भाई जो ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि जिसने जो 100 केजी को 10 मीटर हाइट तक लिफ्ट किया है, तो असल में इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है, मतलब ओवरऑल इसका आउटपुट क्या है। तो अभी देखें हमारे पास जो है ना पावर मोटर की P इज इक्वल टू हार्स पावर, तो वन हार्स पावर जो होती है 746 वाट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि P इज इक्वल टू 2, इसी तरह जो हार्स पावर है उसको 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यानी कि हमारे पास जो मोटर की आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1492 वाट जो है कि 2 हार्स पावर, यानी कि इतना मोटर का पावर है। टाइम कितना ले रहा है इसको यहाँ से यहाँ लिफ्ट करने में, 1.5 सेकेंड ले रहे हैं। और मैस कितना है, मैस हमारे पास 100 केजी का एक मैस है, और हाइट कितनी तक लेके जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो 10 मीटर हाइट तक उसको लेके जा रहा है। फाइंडिंग ए बी सी हमने करनी है, तो सबसे पहले जो वर्क जो है इनपुट की शक्ल में, यानी कि हमने इनपुट वर्क जो है दैट इज डब्ल्यू इनपुट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। असल में होता यह है कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्या होता है, टी होता है। तो होता ये है कि ये टी जब P इधर मल्टीप्लाई होगा तो P मल्टीप्लाई बाय टी, और दूसरी तरफ क्या होता है W। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला हो जाता है जी, W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय टी। तो इसलिए फार्मूला मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि समझ। अब पावर हमारे पास कितनी है जी, 1492 है, और टाइम क्या है 1.5 सेकेंड है। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1492 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो ये हमारे पास आ गया जी, जो W इनपुट होगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 2238। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहला इसका आंसर हमारे पास जो वर्क है, या आगे इसका यूनिट नहीं लगा, सॉरी जाओ। अब देखें वर्क आउटपुट। अब वर्क आउटपुट का क्या मतलब है, देखें वर्क आउटपुट लाजिम बात है कि जो आउटपुट होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होगा। लाजिम बात है कि यहाँ से एक चीज़ मूव करेगी तो जो क्या होगा कि जो एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो आउटपुट जो है वो क्या होगा, क्योंकि एक जो ब्लॉक है, जो वेट है वो एक सर्टन हाइट पर होगा, तो उसको मूव करा रहे हैं, तो लाजिम बात है काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी जो कि बाद में किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो mgh इसके लिए इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि इसकी पोजीशन है। m कितना है हमारे पास, मैस है दैट इज 100 kg है, g की वैल्यू 9.8 होती है और जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है जी 10 है। तो इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9800 जाउल। कितना आ जाएगा जी 9800 क्या आ जाएगा जी जाउल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी वर्क, कौन सा, आउटपुट की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 980 नहीं आता, 9800 आता है। तो जो बुक में उसने दिया हो 980, तो उसके साथ आपको 0 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास एफिशिएंसी की बात आए, अब देखें जी हम इसको रेज कर देते हैं जो हमने ये किया था। अब एफिशिएंसी में हमारे पास देखो क्या है जी, आउटपुट हमारे पास क्या है 9800 है और इनपुट हमारे पास क्या है 2238 मल्टीप्लाई बाय क्या है 100%। ठीक है, अब क्या है कि इन्हें 9800 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 9800 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड करा देंगे 2238 के साथ, ये आ रहा है 437.89 437.89 दैट इज परसेंट, दैट इज इक्वल टू 438%, which is not possible, possible, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था कि जो आपका होगा मैक्सिमम जो आपका आउटपुट होता है वो कितना होता है आपका 100 लेस देन 100% होता है। तो ये जो उसने लिखा है जो रिजल्ट है वो हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारा रिजल्ट इनकरेक्ट है, वो पॉसिबल नहीं है। आप लिख सकते हैं कि भाई रिजल्ट हमारा इनपुट है, द वर्क कैन नॉट एक्सीड आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट्स जो है उससे एक्सीड नहीं कर सकता, दैट इज इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100%। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट शुड बी, और इक्वल के भी काम चाह सकते, इक्वल भी मतलब नहीं कह सकते क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। वो एक अजम्पशन हो सकती है कि कभी इन फ्यूचर एक ऐसी कोई डिज़ाइन हो जाए कि जिसकी जो लॉस ऑफ एनर्जी हो वो 0 हो, तो फिर इक्वल टू पॉसिबल है यार, इक्वल टू 100%। एफिशिएंसी कभी भी जो है 100% से ज़्यादा नहीं होती, हमेशा इन्हीं 100% से कम ही आती है या मैक्सिमम 100% तक आ सकती है। इसलिए ये जो हमारा आंसर है वो ठीक नहीं है। आपकी जो बुक में उसने आंसर दिया हुआ है वो 22.8% दिया हुआ है, वो तभी आ सकता है कि जब आप इसका जो टाइम है 1.5 जो सेकेंड है, ये वाला टाइम, इस टाइम को आप चेंज करेंगे। इसको मैंने टेस्ट किया था, आई थिंक 28 पॉइंट समथिंग अगर आप टाइम रखें ना, इसको टाइम को चेंज करें, तब जाकर आपका ये जो 22.8 है या यस 8 है तब आता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, तो इसका जो लास्ट प्रॉब्लम है वो कह रहा है व्हाट हॉर्स पावर HP इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg ऑफ वाटर इन 10 मीटर हाइट इन 5 मिनट। अब वो कह रहे हैं जैसे कि हम सपोज करें कि ये हमारे पास क्या है, एक वाटर टैंक है जिसमें से हमने 2500 kg यहाँ से पानी को ऊपर कोई छत के ऊपर एक टैंक है जिसके अंदर ट्रांसफर कराना है। तो यहाँ पे टैंक है, वहाँ से जहाँ पे हाइट है, या जो अक्सर होता है ना वाटर टैंक लगे होते हैं डिफरेंट जगह सोसाइटीज़ के अंदर, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 100 मीटर, यानी कि ये जो टैंक लगा हुआ है ये 100 मीटर क्या है हाइट पर है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से हमने जो पानी पहुँचाना है उसके लिए हमें मोटर चलानी पड़ेगी 5 मिनट, दैट इज़ 5 मिनट, दैट इज़ 300 सेकेंड। 300 सेकंड तक हमें यानी मोटर चलानी पड़ेगी ताकि ये जो 2500 kg पानी है वो 100 मीटर हाइट तक पहुंच जाए। तो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें कितनी पावर की मोटर चाहिए होगी, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि हमें कितनी हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होगी। तो मैस ऑफ वाटर हमारे पास दैट इज m इज इक्वल टू 2500 kg दे दिया, हाइट जिस हाइट पर लेके जाना है वो 100 मीटर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लाजिम बात है जमीन से ऊपर बुलंदी की बात हुई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड कह रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 300 सेकंड, क्योंकि जो टाइम है उसका बेसिक यूनिट सेकंड है इसलिए मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। हॉर्स पावर दैट इज HP हमने फाइंड करना है। सबसे पहले पावर का फार्मूला होता है W ओवर क्या होता है T, यानी कितना वर्क डन हुआ डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। तो
अब देखें W इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी? लाजिम बात है यहाँ पे एक काम हुआ, जितनी उस पर एक एनर्जी वेस्ट हुई, लाजिम बात है यहाँ पे एक एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, जो एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी। असल में वो एनर्जी इसलिए क्योंकि उस एनर्जी को वर्क डन के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वर्क डन के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो एनर्जी यहाँ पे जो स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसलिए W इज इक्वल टू mgh होगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इसलिए हुआ। तो अब देखें हमारे पास P इज इक्वल टू W की जगह mgh आ गया और T इस तरह। अब जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। M हमारे पास कितना है जी, 2500 है। G की वैल्यू 9.8 है और हाइट हमारे पास देखें कितनी है जी, 100 मीटर है। और टाइम हमारे पास क्या है, 300 है। ठीक है, इन दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दें। तो अब क्या करें, 25 को आपने मल्टीप्लाई करा देना है जी। 2500 को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 9.8 से, जो कि 24,500 आ जाएगा। 24,500 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, 3। अब इस डिवाइड साथ ही डिवाइड करा दें 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यानी P दैट इज द पावर 86.66 ऐसे है, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 67 लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे जो है ना जो पावर है वो हॉर्स पावर में चाहिए। तो 1 HP जो होता है ना, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है जी, ठीक। तो अब हमारे पास यानी क्या हो जाएगा, P किस में, हॉर्स पावर में, HP साथ लिख लो, इज इक्वल टू 8166.67 मल्टीप्लाई बाय नहीं सॉरी, इसको ना क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 746। ठीक है जी, हम इसको डिवाइड करा लेते हैं जी, डिवाइड बाय 746, 10.947। तो ये आ जाएगा जी 10.947। तो हम इसे लिख लेंगे, जो पावर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HP 10.95 जो है ये हमारे पास किस में आ जाएगा, इसका यूनिट HP ही होगा, हॉर्स पावर। तो पावर यानी कि हमारे पास इस शक्ल में आ गई है। लें जी, व्हाट उसने क्या कहा था, व्हाट हॉर्स पावर। तो 10.95 जो है हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि इतनी पावर हमारे पास, इतनी पावर की मोटर होनी चाहिए। सादे अल्फाज में ये करें, इतनी पावर की मोटर होगी जो कि 2500 kg जो मैस ऑफ वाटर है उसको 100 मीटर तक लेके जाएगी, और कितने टाइम लगाएगी, 300 सेकंड, यानी कि 5 मिनट तक वो ऊपर पहुंचा देगी पानी। तो इसके साथ ही हमारे पास जो प्रॉब्लम थे इस चैप्टर की वो कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्स करूँगा, और वो आपका जो आंसर होगा वो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।